जय हिंद मित्रों, कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आप लोग को डेली करंट अफेयर में वेरी इंपॉर्टेंट आजकल की जो ताज़ा तरीन घटनाएं हैं उससे अवगत कराएंगे और आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पहले पूछे गए हैं। और वह वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, यूं कहिए पूछा ही जाएगा। तो देरी न करते हुए हम अपना पहला प्रश्न लेते हैं। जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की किस देश की राजकीय यात्रा के दौरान म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोपजे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मतलब अभी हाल में कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उस देश का आपको नाम बताना है। तो यह एक पहला हो जाएगा आपका उत्तरी मैसेडोनिया, बी हो जाएगा क्रोएशिया, सी हो जाएगा सर्बिया, डी हो जाएगा अल्बानिया। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी मैसेडोनिया। उत्तरी मैसेडोनिया, इसकी राजधानी क्या है? स्कोपजे। उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी क्या है मित्रों? स्कोपजे। और इसके जो राष्ट्रपति हैं गिरदान सिल्यानोस्का दावोकोवा इसके राष्ट्रपति हैं और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जान ही रहे हैं हमारे राष्ट्रपति जी जिस देश की यात्रा पर जाती है वह देश ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रेजेंट टाइम की हमारी राष्ट्रपति इनकी इंटरनेशनल लेवल पे यात्राएं ही कम होती हैं और अगर चुनिंदा साल में एक दो यात्राएं होती हैं तो वह परीक्षा के दृष्टिकोण की वहाँ की राजधानी और वहाँ का राष्ट्रपति वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा गई हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है क्रम लगाने के लिए कि आप क्रम लगाइए कि पहले जो 3 देशों की यात्रा पर पहले देश पर किस देश में गई हैं, दूसरी नंबर का कौन सा देश है जहाँ गई है और अंतिम यात्रा कहाँ पर समाप्त करके भारत लौटी हैं। तो पहला देश मालदोवा। पहला देश कौन है? मालदोवा। मालदोवा पर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई है और वहां की राजधानी क्या है? चिसिनाउ। चिसिनाउ। चिसिनाउ कहाँ की राजधानी? मालदोवा की राजधानी क्या है मित्रों? चिसिनाउ। और यह मालदोवा एक भू-आबद्ध देश है। भू-आबद्ध का मतलब होता है जो चारों तरफ लैंड से घिरा है, उसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो उसे भू-आबद्ध देश कहते हैं। मोल्दोवा कौन सा देश है? भू-आबद्ध देश है। इसकी राजधानी क्या है? चिसिनाउ है। यहाँ के इनके राष्ट्रपति का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, माया संडू। राष्ट्रपति कौन है? माया। राष्ट्रपति यहाँ के माया संडू। कहाँ के? मालदोवा के। दूसरे क्रम में वह कहाँ गई है? उत्तरी मैसेडोनिया गई है। और तीसरे क्रम में वह कहाँ गई है? रोमानिया। रोमानिया की राजधानी आप लोग जान ही रहे होंगे, बुखारेस्ट है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं निकू सोर डैन रोमानिया के राष्ट्रपति। रोमानिया के राष्ट्रपति नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन है? निकू सोर डैन। कहाँ के? रोमानिया के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की राजधानी क्या है मित्रों? बुखारेस्ट है। इतना तथ्य अगर आप लोग याद करके रखते हैं तो यह मान के चलिए जो राष्ट्रपति जी की यात्रा हुई है द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की, वह वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा करंट अफेयर में तो आपका गलत होने वाला नहीं है मित्रों। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने 22 जुलाई 2026 को उत्तरी मैसेडोनिया की यात्रा की है और उत्तरी मैसेडोनिया का राष्ट्रपति का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वह कहाँ पे है? गोर्डन सिल्यानोस्का।
वहाँ के राष्ट्रपति हैं, कौन है? गोर्डाना सिल्वियानोस्का, वहाँ के राष्ट्रपति दावकोवा, गोल्डन सिल्वियानोस्का दावाकोवा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? उत्तरी मैसेडोनिया के। और महात्मा गांधी की अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वहाँ की राजधानी कौन सी है? कहाँ की? धुलनासोगा की राजधानी में उनकी स्कोपजे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना, कई बार पूछा जाता है हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी देश के यात्रा पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कर क्या है, उस देश का नाम कहाँ पर किया गया है, उस देश का नाम या उस देश की राजधानी का नाम देकर के आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो वहाँ की राजधानी स्कोपजे है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कोपजे उत्तरी मैसेडोनिया में उन्होंने महात्मा गांधी की अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने? द्रौपदी मुर्मू के हाथों से किया गया। उत्तरी मैसेडोनिया यूरोप का देश है, इसकी राजधानी स्कोपजे है और मैसेडोनियन दिनार उसकी मुद्रा है। अब किन 3 देशों की यात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके किसके है? मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया, यह आपको याद ही रखना है। और इतना है मित्रों, तो फिर आपका काम चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में यह जरूर आएगा। भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है? मतलब वह मकाम उसने दूसरा हासिल किया, कितने प्रतिशत विद्युतीकरण कर लिया है भारत की ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क ने? तो 99.6, 95.2, बी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 97.8, डी ऑप्शन हो जाएगा 98.0। तो आपका उत्तर हो जाएगा 99.6 ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है मित्रों। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि भारत किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। यह क्वेश्चन में बता दिया गया है कि दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। तो आपको जानना होगा पहला स्थान किस देश का है? स्विट्जरलैंड का। पहला स्थान किस देश का है? किस देश का है मित्रों? स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा स्थान आपका चीन का। किसका है मित्रों? चीन का। ब्रॉड गेज रेल में पूर्ण विद्युतीकरण सबसे अधिक किस देश का हुआ है? स्विट्जरलैंड का। दूसरे नंबर पर भारत आ गया, तीसरे नंबर पर चीन है। और एक क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाता है, रेल लाइन नेटवर्क में सबसे अधिक रेल लाइन नेटवर्क किस देश का है? तो पहले स्थान पर मित्रों यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है और चौथे स्थान पर भारत है। तो रेल पूरे ब्रॉड गेज में कुल रेल मिलाकर सबसे अधिक रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है मित्रों? रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है? तो पहले नंबर पर यूएसए हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगा चीन और तीसरे नंबर पर रूस। दूसरे पर चीन हो जाएगा और तीसरे नंबर पर रूस मित्रों और चौथे नंबर पर अपना भारत रेल नेटवर्क के माध्यम। और विश्व की सबसे बड़ी रेल मार्ग पटरी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह आप लोग जान ही रहे होंगे, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। तो 9,289 किलोमीटर, 9,289 किलोमीटर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी? 9,289 किलोमीटर। इतने तथ्य अगर याद है तो करंट के साथ
हमने 3 तथ्य और देखा कि इस मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन पहले नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत ने कितना 99.6 ब्रॉड गेज के मामले में विद्युतीकरण कर लिया है। दूसरे नंबर पर भारत है 20 में, और तीसरे नंबर पर चीन है। और इसी में रेल नेटवर्क में सबसे अधिक किस देश का नेटवर्क है? यूएसए का है। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर रूस है। लेकिन यहाँ पर भी चौथे नंबर पर भारत है। विश्व के सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। आप लोग जान ही रहे होंगे, लेकिन इसकी लंबाई वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। 9289 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं मित्रों, कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। 2026 तक भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क में कितना 99.6% विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया। लेकिन स्विट्जरलैंड कितना 100% प्राप्त करके पहले स्थान पर है। और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर। महत्वपूर्ण सूचकांक कुछ है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए और बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में आ सकता है, तो आप लोग देख लें। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 17वां है, लेकिन पहला स्थान स्वीडन का है। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 127वां स्थान भारत का है और पहला स्थान आइसलैंड का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 157 है और पहला स्थान नॉर्वे का है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान 116वां है और फिनलैंड का स्थान पहला है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 25-26 में भारत का स्थान 131वां है, पहला स्थान डेनमार्क का। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 13वां है, लेकिन पाकिस्तान का स्थान कौन सा है मित्रों? पहला स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यह आपको याद ही रहनी चाहिए, क्योंकि यह हर बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। और मेरे पढ़ाने का यही तरीका होता है मित्रों कि मैं करंट के साथ साथ कुछ स्टैटिक्स, जीके और जो बार बार करंट को रिपीट करता था, क्योंकि यह सूचकांक सारा पढ़ाया जा चुका है मित्रों। तो बार बार अगर हम रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा मित्रों, क्योंकि परीक्षा में एटलीस्ट हमको क्वेश्चन सही करना है ही हम लोगों का पर्पज होता है। और जब बार बार रिपीट करते रहते हैं तभी हम क्वेश्चन सही कर पाएंगे। एक बार पढ़ने से कोई क्वेश्चन परीक्षा में सही नहीं पढ़ पाता। और मेरा मकसद होता है क्लास में ही सब आपको याद हो जाए, कहीं बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जुलाई 2026 में किस देश ने पूर्वी चीन सागर पूर्वी चीन सागर में ओरियन स्पेस के ग्रेविटी 1, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओरियन स्पेस के ग्रेविटी 1 रॉकेट का उपयोग करके 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया है। वह कौन सा देश है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जापान, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा चीन, और सी ऑप्शन हो जाएगा रूस, और डी ऑप्शन हो जाएगा भारत। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, चीन। ग्रेविटी 1 रॉकेट्स का उपयोग करके 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया है। और इस जो उपग्रह है इनका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी अवलोकन। क्या उद्देश्य है मित्रों? मेन उद्देश्य है पृथ्वी का अवलोकन करना, पर्यावरण निगरानी करना और खनिज अन्वेषण करना। पृथ्वी का अवलोकन करना, पर्यावरण निगरानी करना और खनिज अन्वेषण करना इस उपग्रह का मेन उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, 2026 में इन्फोसिस ने अपना अगला सीईओ किसे नियुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्फोसिस ने अपना अगला सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ए ऑप्शन हो जाए इंद्रजीत सिंह, बी ऑप्शन हो जाएगा सलील पारेख, सी ऑप्शन हो जाएगा नंदन नीलेकड़ी, और डी ऑप्शन हो जाएगा आशीष कुमार दास। तो आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों यहाँ पर डी, आशीष कुमार दास को इन्फोसिस ने 2026 के लिए अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है। यह किसका स्थान लेंगे? इससे पहले कौन इस पद पर था मित्रों? तो सलील पारिक। सलील पारिक का स्थान लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। और इसकी इन्फोसिस की स्थापना से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1981 में इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 1981 में बेंगलुरु कर्नाटक। कहां पर? बेंगलुरु
बेंगलुरु। कहाँ पर? बेंगलुरु। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981। आप लोग याद करके रखें। इसके नए सीईओ कौन बनेंगे? आशीष कुमार दास। किसका स्थान लेंगे इन्हों? सलील पारेख। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव कौन सा बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जलवायु अनुकूल गांव कौन सा बना है? आपका यह किस प्रदेश का है? तमिलनाडु का। तो आपका उत्तर हो जाएगा किल्लाई। ए ऑप्शन हो जाएगा किल्लाई। बी ऑप्शन हो जाएगा पिचावरन। कौन सा? पिचावरन। सी ऑप्शन हो जाएगा मदुरै। और डी ऑप्शन हो जाएगा वेल्लोर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, किल्लाई। उत्तर होगा मित्रों किल्लाई। ये कहाँ का है? कुड्डा लोर जिला। यह कहाँ पर स्थित है? कुड्डा लोर जिला। कौन सा जिला है मित्रों? कुड्डा लोर जिला। आप लोग याद करें, कुड्डा लोर जिला। किल्लाई कहाँ का है? तमिलनाडु के कुड्डालोर जिला। राज्य की आ गया है यहाँ पर तमिलनाडु, बार बार आ रहा है मित्रों। तमिलनाडु राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956। 1956। अगर इसी तरह आप लोग पढ़ेंगे मित्रों कि छोटे छोटे फैक्ट, 1-2 फैक्ट, अगर 50 फैक्ट एक बार में आपको पढ़ा लिया जाए तो वह याद नहीं होगा। लेकिन जैसे तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956, इस तरह से आप पढ़ते हैं, 1-2 फैक्ट करंट के साथ 1-2 फैक्ट आप रखते हैं तो यह आपको याद हो जाएगा। लेकिन जहां पर आवश्यकता होती है अधिक फैक्ट बताने की, हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन मूल फैक्ट 1-2 ही को हम बताएंगे। जैसे कुड्डा लोर जिला, किल्लाई कहाँ पर है? तमिलनाडु के कुड्डा लोर जिले। आगे बढ़ते हैं मित्रों, स्लाइड के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। किल्लाई गांव कहाँ पर है? कुड्डालोर जिले में। कहाँ पर? कुड्डालोर जिले में, तमिलनाडु के। और यह परियोजना तमिलनाडु की परिवर्तन मिशन के तहत पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। जलवायु अनुकूल गांव क्या है? जलवायु अनुकूल गांव एक ऐसा समुदाय आधारित मॉडल है जो बदले मौसम में ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए नई तकनीकों और सतत विकास का उपयोग करेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। छठवां क्वेश्चन, जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली वार्षिक खदानबंदी रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली वार्षिक खदान रिपोर्ट आरओ लॉन्च किया है? यह वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन है पूछा जाता है। ए हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय, बी होगा खान मंत्रालय, सी हो जाएगा कोयला मंत्रालय, डी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों कोयला मंत्रालय। क्या है? आरओ लॉन्च किया है। भारत की पहली वार्षिक खदानबंदी रिपोर्ट आरओ किसने लॉन्च किया है? तो कोयला मंत्रालय ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय ने। कोयला नियंत्रक संगठन, किसकी रिपोर्ट पर? कोयला नियंत्रक संगठन की। किसकी रिपोर्ट पर? कोयला नियंत्रक संगठन। कोयला नियंत्रक संगठन की रिपोर्ट पर। सीसी कोयला नियंत्रक संगठन की रिपोर्ट पर यह इसे जो खदान बंदी रिपोर्ट आरओ है वह किसके द्वारा? कोयला मंत्रालय के द्वारा। और सीसीओ कोयला नियंत्रक संगठन की रिपोर्ट कर इसे लॉन्च किया गया। आरओ को लॉन्च किया गया किस मंत्रालय द्वारा? कोयला मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय ने भारत की पहली वार्षिक खदानबंदी रिपोर्ट आरओ, वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्च की है। यह रिपोर्ट कोयला नियंत्रक संगठन सीसीओ द्वारा तैयार की गई थी। सीसीओ द्वारा तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में स्वतंत्रता के बाद 42 कोयला खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद होने और उनके सफल पुनर्वास का दस्तावेजीकरण किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है उद्देश्य, वैज्ञानिक तरीके से खदानों को बंद करना, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना,
खनन पश्चात भूमि के टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं मित्रों, 7वां क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने देश के जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट प्रोजेक्ट को शुरुआत की है? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट प्रोजेक्ट को शुरुआत की है तो अनुराग ठाकुर ने, पीयूष गोयल ने, और सी ऑप्शन हो जाएगा एल मुरुगन ने, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका अश्विनी वैष्णव ने। तो 7वें क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तर सही डी अश्विनी वैष्णव। वेरी इंपॉर्टेंट है और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से संबंधित है। आज आप लोग देख ही रहे हैं डिजिटल कंटेंट का किस तरह से भारत में या कह लीजिए पूरे इंटरनेशनल वे में भी कितना महत्व बढ़ता जा रहा है। आज हम आप लोगों के सामने जो पोडियम पे पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, उसका माध्यम भी ये डिजिटल ही है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन ही है जिसके माध्यम से हम पढ़ा पा रहे हैं। अभी 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज इसी का दौर है और इसी का बोलबाला है मित्रों। तो कुछ आगे स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। जुलाई 2024 केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट चरण की शुरुआत कर दी है। यह पहला चरण लॉन्च किया गया डब्ल्यू वेब्स ओटीटी इकोसिस्टम के तहत माई ओटीटी क्रिएटर प्लेटफॉर्म पर। माई ओटीटी क्रिएटर प्लेटफॉर्म, इसका उद्देश्य क्या है जो वेरी इंपॉर्टेंट है? उद्देश्य इसका वेरी इंपॉर्टेंट, देश की जमीनी स्तर के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना। देश की उभरती ऑरेंज इकोनॉमी, एक शब्द आ गया है वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज इकोनॉमी को मजबूत करना। ऑरेंज इकोनॉमी मतलब होता है रचनात्मक अर्थव्यवस्था। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है रचनात्मक अर्थव्यवस्था और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अगर ऑरेंज इकोनॉमिक की बात की गई है तो और 2-3 इकोनॉमिक की बात हम लोग जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा में कभी मिलाने के लिए पीसीएस जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो ग्रीन इकोनॉमी। यहाँ पर ग्रीन कौन सी मित्रों? ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी का संबंध किससे है? पर्यावरण से। ग्रीन इकोनॉमी का संबंध है मित्रों पर्यावरण से। वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है मित्रों? आप लोग बताइए। समुद्र और जलीय संसाधन से। समुद्र एवं जलीय संसाधन। समुद्र एवं जलीय संसाधन से ब्लू इकोनॉमी का संबंध है समुद्र एवं जलीय संसाधन से। पर्पल इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्पल इकोनॉमी का संबंध है, आप लोग बताएं। पर्पल इकोनॉमिक का संबंध है कला संस्कृति से। पर्पल इकोनॉमी का संबंध है, पर्पल इकोनॉमी का संबंध है कला और संस्कृति। कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति से वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट इकोनॉमी का संबंध है स्वास्थ्य। व्हाइट इकोनॉमी से का संबंध है व्हाइट इकोनॉमी ना। व्हाइट इकोनॉमी का संबंध है मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट है किससे? व्हाइट इकोनॉमिक संबंध है, आप लोग बताएं, स्वास्थ्य।
व्हाइट इकोनॉमी का संबंध किससे है मित्रों? स्वास्थ्य। यह इतना आपको याद, क्योंकि अगर मिलाने के लिए पूछ लिया जाएगा, जैसे ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित बात करता है, ग्रीन इकोनॉमी पर्यावरण से संबंधित बात की जाती है, और पर्पल इकोनॉमी कला और संस्कृति से संबंधित बात की जाती है, ब्लू इकोनॉमी समुद्र और जलीय संसाधन से संबंधित बात की जाए, व्हाइट इकोनॉमी स्वास्थ्य से संबंधित। इतना फैक्ट आपको याद ही रहना चाहिए, और यह वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी की चर्चा हो गई थी, क्रिएशन से संयुक्त है, किससे संबंधित है? रचनात्मक अर्थव्यवस्था से, क्रिएटिव इकोनॉमिक्स से। तो इन सारे जो वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स जैसे सबसे, उनका हमने चर्चा किया। यह मिलाने के लिए पूछ लिया जाएगा, और जहां आपको पूछा जाएगा आप ध्वस्त हो जाएंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। आयकर दिवस 2026 का कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेट करके जो इसके फैक्ट हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन सा दिवस है? आयकर दिवस 2026। ए ऑप्शन 24 जुलाई को, बी ऑप्शन 26 जुलाई को, सी ऑप्शन 22 जुलाई को, और डी ऑप्शन 23 जुलाई। आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों 24 जुलाई 2026 को मनाया गया। और यह क्यों इसी दिन मनाया जाता है? तो 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन, आप लोग इनके नाम से भली बात परिचित होंगे, कौन? जेम्स विल्सन। 1860 24 जुलाई के दिन आयकर प्रस्तुत किया था। आयकर 24 जुलाई जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन, किसने? जेम्स विल्सन ने क्या प्रस्तुत किया था? आयकर प्रस्तुत किया था। इसीलिए इसी दिन 24 जुलाई के दिन यह दिवस मनाया जाता है। कौन? आयकर दिवस मनाया जाता है किस दिन? 24 जुलाई को। और जेम्स विल्सन का नाम क्यों जोड़ा गया है? तो जेम्स विल्सन ने पहला बजट 18 फरवरी, कौन सा दिन है? 18 फरवरी 1860 को पहला बजट पेश किया था। कब? 18 फरवरी 1860 जेम्स विल्सन जी ने पहला बजट पेश किया था। किसने? जेम्स विल्सन। और 2026 में जो आयकर दिवस मनाया जा रहा है, यह कौन सा है? 167वां। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है? कौन सा मित्रों? 167वां। वेरी इंपॉर्टेंट आयकर दिवस मनाया जा रहा है। यह कौन सा है? 167वां। इतना फैक्ट मित्रों इस करंट के साथ, अगर जेम्स विल्सन से संबंधित इन दो फैक्टों को आप याद रखते हैं कि पहला बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था, पहला आयकर 24 जुलाई 1860 को, किसके द्वारा? जेम्स विल्सन। यह नाम आप लोग याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार 1860 24 जुलाई को सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। 2006 में इसकी कौन सी? 167वीं वर्षगांठ थी। 2026 में इसकी कौन सी वर्षगांठ थी? 167। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। और हमने एक बात और आपको बताई कि 18 फरवरी 1860 को पहला बजट इन्होंने जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन, भारत के पहले त्रिसेवा तीनों सेनाओं के पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा, वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्र प्रदक्षिणा को किस स्वदेशी नौकायन पोत पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया? उस पोत का नाम आपसे पूछा जा रहा है। अभियान क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिसेवा मतलब तीनों सेनाओं की महिलाओं द्वारा समुद्र प्रदक्षिणा पूरा किया गया। लेकिन आपको बताना है नौकायन पोत, और उस पोत का नाम बताना है। तो ए हो जाएगा INSB महादेवी, बी हो जाएगा IASB त्रिवेणी, सी हो जाएगा INSB तारणी,
डी हो जाएगा INS विक्रांत। तो आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों बी IASB त्रिवेणी। किसके द्वारा? IASB त्रिवेणी के द्वारा समुद्र प्रदक्षिणा। क्या नाम है मित्रों? वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्र प्रदक्षिणा। ये जान के चलिए, यह समुद्र प्रदक्षिणा त्रिसेवा तीनों सेनाओं की पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा का स्वदेशी नौकायन पोत पर सफलतापूर्वक किस स्वदेशी नौकायन? तो IASB त्रिवेणी। वेरी इंपॉर्टेंट है, IASB त्रिवेणी से इन्होंने पूरा किया है। और कहां पर? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर इसको समाप्त किया है। कहां के? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया को आप लोग जान ही रहे होंगे, गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट नहीं है मित्रों, इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में। इसमें आप लोग कंफ्यूज में न रहें। तीनों सेनाओं की इसमें 9 महिला अधिकारी शामिल थी। कितनी? 9 महिला, 9 महिला अधिकारी। कितनी थी मित्रों? 9 महिला अधिकारी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 महिला अधिकारी शामिल थी और तीनों सेनाओं का संयुक्त वेंचर था। किस किस स्वदेशी नौकायन पोत का नाम आपसे पूछा गया इस प्रश्न में? IASB त्रिवेणी। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखें, IASB त्रिवेणी। और यह अभियान का नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। वेरी इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। भारत ने पहली त्रिसेवा पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा। वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्र प्रदक्षिणा को निर्मित भारत सेना नौकायन ने पोत का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, IASB त्रिवेणी को 9 महिला अधिकारियों के द्वारा इसे, और कहां पर इसका जो अंत कहां पर हुआ? जुलाई में 2026 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर इसका समापन किया गया। इतना ही वेरी इंपॉर्टेंट था मित्रों। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जुलाई 2026 किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरूथलाइवर कामराज, पेरूथलाइवर कामराज नाश्ता योजना कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ए हो जाएगा आपका तमिलनाडु, बी हो जाएगा कर्नाटक, सी होगा तेलंगाना, डी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो किसके द्वारा किया गया है मित्रों? यह तमिलनाडु के द्वारा नाम बदल करके, जो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना उसका नाम बदल के पेरूथलाइवर कामराज नाश्ता योजना कर दिया गया है। अगर आप कामराज याद रखते हैं तभी आपका काम चल जाएगा। यह तमिलनाडु के CM थे। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में इसमें क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं? जो पहले था 1 से लेकर 5 तक, 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए व्यवस्था थी। अब लेकिन 6 से 8 तक, 6 से 8 तक को कामराज नाश्ता योजना के तहत ला दिया गया है मित्रों। और इसे कब? 17 सितंबर 2026 से इसे शुरू किया जाएगा। और अब तमिलनाडु का फैक्ट, कुछ फैक्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां के CM का नाम विजय थलापति, क्योंकि अभी हाल में चुनाव हुआ है, आप लोग जान ही रहे हैं। और वह किस पार्टी से संबंधित है? TVK। उनकी पार्टी का नाम है TVK। यह आप लोग याद करके रखें, उनके पार्टी का नाम क्या है? TVK। और विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट कितनी है? 234। विधानसभा, तमिलनाडु की विधानसभा सीट कितनी है? सभा कितनी है? 234। कितनी है मित्रों? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और लोकसभा सीट कितनी है? 39। लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा तो 39। और राज्यसभा सीट कितनी है यहाँ की? राज्यसभा तो 18। राज्यसभा तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? कुल 18। और इस समय जो मुख्यमंत्री बने हैं थलापति विजय, किस पार्टी से संबंध रखते हैं? TVK। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह योजना कामराज नाश्ता योजना किस प्रदेश की है? तमिलनाडु के है। और पहले इसका नाम क्या था? पहले मुख्यमंत्री नाश्ता योजना था। आगे बढ़ते मित्रों,
2017 मुफ्त नाश्ता योजना का नाम बदल करके पेरूथलाइवर कामराज नाश्ता योजना कर दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री कामराज के सम्मान में लिया गया। इस योजना का विस्तार अब 1 से 5 तक के अलावा 6 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए कर दिया गया है। 27 सितंबर 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की राजधानी आप लोग जान नहीं रहे, चेन्नई मुख्यमंत्री थलापति विजय है और तमिलनाडु की जो पार्टी इस समय शासन में है TVK। वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, इन 10 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट आजकल की ताजा तरीन जो घटनाएं थी उससे हमने प्रयास किया आपको समझाने का, जिस तरह परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, और हमको आशा है कि आप लोग को और समझ में आया। और अगर आप लोग मित्रों कमेंट करिए कि किस तरह से हम अपनी कक्षा को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे पढ़ाते रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है तो उस पर हम लोग प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा हम लोग उसे प्रयास करेंगे और अच्छा करने का। लेकिन आपको कमेंट करना ही पड़ेगा मित्रों। अगर आप हम लोग किसी तरह से और आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से इस पर वीडियो बनाई जाए, कुछ समय की बातें अधिक हो जा रहा है, कम समय में वीडियो बनाई जाए तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा मित्रों। लेकिन आप लोग अगर हम लोग का प्रयास थोड़ा भी सार्थक लग रहा है मित्रों तो हम लोग के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और मित्रों स्वस्थ रहें और खूब पढ़ें और खूब मस्त रहें। धन्यवाद।